नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। शिकायतें करने से समस्याएं हल नहीं होती। समस्याओं को हल करने के लिए जतन करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो लगातार लगे रहना पड़ता है मुश्किलों से आगे जाने के लिए। इसी तरह आपको लगातार मॉक टेस्ट करने हैं। किसी मॉक टेस्ट में आपको बहुत ही प्रश्न सरल मिलेंगे, किसी मॉक टेस्ट में आपको कठिन प्रश्न भी मिलेंगे, किसी में मिले जुले प्रश्न मिलेंगे। लगातार आपको इन मॉक टेस्ट को करते रहना है ताकि आपको सभी प्रश्नों से रूबरू होते रहें। हर मॉक टेस्ट में आपको कठिन प्रश्न नहीं मिलेंगे और हर मॉक टेस्ट में आपको सरल प्रश्न नहीं मिलेंगे। आपने अच्छा पढ़ रखा होगा पहले की चीज़ों को, इसलिए आपको ये प्रश्न सरल लग सकते हैं, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होगा। तो मुझे जो मॉक टेस्ट बनाना है वो सभी को ध्यान में बनाकर देना है। तो आप लगातार अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। अगर आपको किसी मॉक टेस्ट के सभी प्रश्न आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ये आप में अच्छी क्वालिटी है कि आपने इतनी जानकारी ले रखी है कि ये जो सामान्य प्रश्न हैं या थोड़े अच्छे क्वालिटी के प्रश्न हैं वो आपको आते हैं। प्रश्न कठिन और सरल क्या होता है? जिसको आता है वो सरल हो जाता है और जिसे नहीं आता है वो कठिन हो जाता है। तो मॉक टेस्ट नंबर 5 है आपका मुख्य सेविका भर्ती के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित। इसे हम अच्छे तरीके से करेंगे और मैंने चारों तरफ से प्रश्न रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह मॉक टेस्ट पसंद आएगा। तो प्रश्न यहीं से आएगा, करेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल और आज है आपका मॉक टेस्ट नंबर 5। लेकिन उससे पहले आज का आपका प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। मैं नहीं चाहता किसी का इतना आसान प्रश्न गलत हो, इसलिए मैं लगातार आपसे आसान आसान प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। क्योंकि कई बार क्या होता परीक्षाओं में कि आसान प्रश्नों की प्रैक्टिस ना करने की वजह से, परीक्षा में कंफ्यूजन की वजह से आसान प्रश्न ही लोगों से गलत हो जाते हैं। तो भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। आपका प्रश्न नंबर 1 है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। ऑप्शन है 1872, बी 1881, सी 1891, डी 1901। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। ऑप्शन ए 1872, बी 1881, सी 1891, डी 1901। तो बताइए पहले का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जी हाँ, पहले का ऑप्शन जो सही है वो बी ऑप्शन है। क्लियर है आपको। इसी तरीके से आप प्रश्नों को हल करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सी में दिया है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और डी में दिया है मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे का, वो दूसरे का ऑप्शन सही है बी। क्लियर है आपको। सिक्किम, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका उत्तर सही है, आप बता पा रहे हैं या नहीं।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, मेघालय की जो है सर्वाधिक वृद्धि दर रही है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? बताइए, निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चौथे का? तो चौथे का जो ऑप्शन आपका सही है वो वी है, वसा। वसा से प्रति ग्राम हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कहीं पर आपको 9.2 लिखा दिखेगा, कहीं पर आपको 9 दिखेगा। तो सही उत्तर है 9.2। कुछ लोग दशमलव की गिनती को छोड़ देते हैं, इसलिए वो केवल 9 लिखते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है? 9.2। ठीक है, 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। क्लियर है आपको? अगला है आपका, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन के में, या विटामिन B12 में, या विटामिन B6 में, या विटामिन B2 में? बताइए, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो पांचवें का जो ऑप्शन आपका सही है वो कौन सा है? बी ऑप्शन, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्लियर है आपको? और कोबाल्ट 60 जो होता है वो कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो विटामिन निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? वो विटामिन B12 में होता है। और जो कोबाल्ट 60 होता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? उसका प्रयोग किया जाता है आपका कैंसर के इलाज में। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? बताइए, जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है। ऑप्शन ए थायमीन बेरी, स्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी, विटामिन ए वर्णांध, और विटामिन के रक्त जमना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एक तरफ विटामिन दी गई है, दूसरी तरफ आपकी बीमारियां दी गई हैं। तो बताइए, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? तो थायमीन बेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी, विटामिन ए वर्णांध, और विटामिन के रक्त जमना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छठे का सी, विटामिन ए से रतौंधी होता है, वर्णांधता नहीं होती। क्लियर है आपको? विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी होता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, महिला प्रजनन तंत्र में क्या होता है? वो आपको बात करना है, वो कौन सी क्रिया होती है वो आपको पहचाननी है महिला प्रजनन तंत्र में। ऑप्शन है, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, या बच्चे को जन्म देता है, या अंडा उत्पन्न करता है, या इनमें से सभी कार्य महिला प्रजनन तंत्र करता है। तो बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? महिला प्रजनन तंत्र कौन से कार्य करता है? सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, या इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सातवें का? तो सातवें का जो ऑप्शन आपका सही है वो डी है। ये तीनों कार्य महिला प्रजनन तंत्र करता है। क्लियर है आपको? एक गंभीरता और लगन के साथ लगातार जुड़े रहिए अपनी पढ़ाई के साथ, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर, क्योंकि जितना आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे उतनी एकाग्रता के साथ आप पढ़ाई कर पाएंगे। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना, या पकड़ना। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? ऑप्शन है सिर संभालना, बी बोलना, सी घुटनों के बल चलना, डी पकड़ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कमेंट करके जल्दी बताइए। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा?
देखो, सिर संभालना तो आपका क्रिया हो गई ना, और घुटनों के बल चलना भी एक काम हो गया, कुछ पकड़ना भी एक काम हो गया ना। आपका शरीर काम कर रहा है, जिसमें आपका शरीर कुछ बाहरी चीज के साथ काम कर रहा है, उसको क्रियात्मक विकास कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो बोलना है ये आप अंदर से बोलते हैं, जो आपका ये शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास नहीं होता बोलना, ठीक है। तो निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, बोलना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये क्रियात्मक विकास में नहीं आता है। आपका अगला प्रश्न है, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए निषेचन, बी प्रसव, सी भ्रूण, डी इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए निषेचन, बी प्रसव, सी भ्रूण, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नौवें का जो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, निषेचन। क्लियर है आपको? निषेचन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? बताइए, स्त्रियों का जो अंडाशय होता है उसमें किसका निर्माण होता है? ए अंडाणु, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी इनमें से सभी। तो इसका कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा वो बताना है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है 10वें का ए, अंडाणु का निर्माण होता है। क्लियर है आपको? किसका होता है? अंडाणु का। तो 10वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इससे पहले कि मैं आपको आगे के प्रश्न कराऊं, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प कर सकते हैं, या आप सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 94 533 66 279 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस पर मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। क्लियर है आपको? इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? 3 चरणों में आपकी तैयारी पूरी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, फिर पूरा MCQ से रिवीजन कराया जाएगा चैप्टर वाइज, फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा आपको चैप्टर वाइज। इससे क्या होगा, आप 3 बार सिलेबस को देख चुके होंगे और आपको एक एक चीजें रट चुकी होंगी। फिर परीक्षा में कोई भी आपको दूर नहीं कर सकता अगर आप जरा से भी अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। और किसके अलावा क्या मिलेगा आपको? सभी क्लासेस की PDF आपको दी जाएंगी, नोट्स की PDF दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन कराया जाएगा, जो सिर्फ गरिमा बैच को मिलेंगे। ये 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनके सोल्यूशन सिर्फ गरिमा बैच वालों को ही मिलेंगे। तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, निश्चित रूप से अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, एक अच्छे कंटेंट की तलाश में है, एक अच्छे मार्गदर्शन की तलाश में है, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। मात्र 505 रुपए में आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, आपका सपना साकार कराने में पूरी मेहनत की जाएगी। अगर आप वाकई में दृढ़ संकल्पित हैं इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने के लिए, तो बिना वक्त गवाए व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर गरिमा बैच लिखकर भेज दीजिए। बैच की डिटेल आपको पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर है आपको? व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 94 533 66 279। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए DPT, बी MMR, सी BCG, डी हेपेटाइटिस बी। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कल किया होगा, और अगर नहीं किया है तो आज करके हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए टीकाकरण वाले, क्योंकि यहां से बहुत ही सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में, और इन परीक्षा प्रश्नों से ही आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जो आसान प्रश्नों को गलत करेगा उसी का सिलेक्शन नहीं होगा। क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए DPT, बी MMR, सी BCG, डी हेपेटाइटिस बी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 11वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, BCG। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? बताइए, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए पीलिया, बी क्षय रोग, सी मधुमेह, डी मलेरिया। बताइए, इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही है? दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए पीलिया, बी क्षय रोग, सी मधुमेह, डी मलेरिया।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 12वें का? 12वें का जो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, पीलिया। पीलिया आपका दूषित जल पीने से हो जाता है। ठीक है, अगला है आपका MMR टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है, बताइए। MMR टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है? ऑप्शन ए खसरा, बी गलसुआ, सी रुबैला, डी इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कमेंट करके जरूर बताइए। MMR टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है? ऑप्शन है आपका खसरा, गलसुआ, रुबेला और इनमें से सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जो 13वें का सही उत्तर है वो डी, इनमें से सभी, खसरा, गलसुआ, रुबेला। अगर आपने ये चीजें याद कर ली तो यकीन मानिए आपने 40% अपनी तैयारी कर लेंगे। अगर टीकाकरण और जो मैं आपको भोजन के घटक पढ़ा रहा हूं वर्तमान समय में, यहां से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। अगर आपने इन चीजों को तैयार कर लिया, निश्चित रूप से आपको कामयाबी के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? ए एफ्लुएंजा, बी ब्रोंकाइटिस और सी एनीमिया, डी मलेरिया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पोषणहीनता से संबंधित है? ऑप्शन आपके दिए हैं, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? एनीमिया। अगर आपका पोषण कमजोर है और आपके शरीर में लौह तत्व की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो आपको एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। क्लियर है आपको? तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अगला प्रश्न है, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? ऑप्शन ए रतौंधी, बी पोलियो, सी अतिसार, डी इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका सही उत्तर है जो वो है क्या? 15वें का ए, रतौंधी से बचाने के लिए बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, WHO का पूरा रूप है, बताइए। WHO का पूरा रूप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या सी वीमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। WHO का पूरा रूप क्या है? तो जो 16वां है उसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार जब फुल फॉर्म पूछता है तो इंग्लिश वर्जन को ही हिंदी में छाप दिया जाता है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों फुल फॉर्म याद रखेंगे। हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं? बताइए, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है प्रथम आहार, बी कोलेस्ट्रम, सी मां का दूध, डी पोषक आहार। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं? ए प्रथम आहार, बी कोलेस्ट्रम, सी मां का दूध, डी पोषक आहार। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 17वें का जो ऑप्शन सही है वो बी है, कोलेस्ट्रम। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए दहेज भी आपके सिलेबस में टॉपिक में दिया गया है, तो ये चीजें भी आपको बारीकी से याद रखनी चाहिए ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1960, बी 1961, सी 1970, डी 1962। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो 18वें का जो ऑप्शन आपका सही है वो बी है, 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया। क्लियर है आपको? उम्मीद करता हूं आपको अभी तक की क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी और आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। लाइक कर लिया है ना? अगर नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लो, किसका इंतजार कर रहे हो? इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, आपके लिए क्वेश्चंस को ढूंढता हूं, तो इतना तो कर ही दो कम से कम। एक बार वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बस इतना ही तो करना है आपको।
भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी? देखो दहेज लिखा है तो वहां पर आपको ये सती प्रथा से भी जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये स्त्रियों से जुड़ी हुई जानकारी है। तो भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय, डी एनी बेसेंट। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय, डी एनी बेसेंट। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, राजा राम मोहन राय। क्लियर है आपको? फिर आपका एक प्रश्न और है कि किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी? बताइए किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी? ए 1997, बी 1998, सी 1999, डी 1986। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी? तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है बताइए कमेंट करके। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 20 का ए, 1997 में बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई थी। तो क्लियर है आपको? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। और एक छोटी सी जानकारी है कि मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। इससे जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है 94 533 66 279। बहुत ही अच्छी आपको तैयारी कराई जाएगी, आपकी सफलता के लिए पूरी मेहनत की जाएगी। 3 बार आपको पूरा सिलेबस दिखाया जाएगा, एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा, फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। इसके अलावा आपको 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनके सोल्यूशन भी कराए जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ गरिमा बैच वालों को ही प्राप्त होंगे। तो बहुत ही कम पैसों में बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो सकती है। तो अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, एक दृढ़ संकल्प लिया है इस भर्ती में अपना स्थान सुनिश्चित करने का, तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से। मात्र 505 रुपए में आपके सपनों की कुंजी मुख्य सेविका गरिमा बैच ही होगा। देखिएगा एक दिन जब रिजल्ट आएगा तो इस बैच से काफी लोगों का सिलेक्शन पक्का हो चुका होगा। तो टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं और वहां पर मैसेज करेंगे तो पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी बैच से रिलेटेड। या व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करेंगे तो वहां भी आपको पूरी जानकारी बैच से रिलेटेड प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये रहा मुख्य सेविका भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित मॉक टेस्ट नंबर 5। उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्नों को आपने देखा होगा और आपको एक अच्छा प्रश्नों का संकलन मिला होगा। आपने कितने प्रश्न सही किए उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा जो आज आपका प्रश्न था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर उत्तर देंगे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दिया करिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।